आई एम श्योर 2020 तो आप अभी तक नहीं भूले होंगे। यस, वही साल जहां पूरी दुनिया लॉक हो चुकी थी और हम अपनी लाइफ टेक सर्विसेज के सहारे गुजार रहे थे। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन, ये हमारी लाइफ का सहारा बन चुका था। जूम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का बिजनेस तेजी से स्काईरॉकेट कर रहा था। जहां एक तरफ पूरी दुनिया, स्पेसिफिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने टेक बिजनेस की सक्सेस को लेकर सेलिब्रेशन मना रहे थे, वहीं चाइना कुछ अलग कर रहा था। और जैसे ये पूरा लॉक वाला पीरियड खत्म हुआ, बीजिंग चाइना ने अपनी टेक इंडस्ट्री और एडटेक इंडस्ट्री पे एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये कोई छोटा मोटा रेगुलेटरी बॉम्ब नहीं था, बल्कि पूरे टेक इंडस्ट्रीज को उलट पुलट करके रख दिया था। अक्टूबर 2020 में पहला रेगुलेटरी बॉम्ब फोड़ा, जहां पर एंड ग्रुप के मेगा आईपीओ जो $37 बिलियन की डील थी, एक झटके में खत्म कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने वाला था एंड फाइनेंशियल का आईपीओ, लेकिन चाइना ने कैंसिल कर दिया। फिर अप्रैल 2021 में अलीबाबा को रिकॉर्ड $2.8 बिलियन का फाइन लगा दिया। Chinese regulators have fined Alibaba Group $2.75 billion for antitrust violations. This came amid an unprecedented regulatory crackdown on Jack Ma's company and other technology conglomerates. और ये सिग्नल भेज दिया कि कंपनी चाहे जितनी भी बड़ी हो, गवर्नमेंट से बड़ी नहीं बन सकती है। फिर आता है तीसरा रेगुलेटरी बॉम्ब जो 2021 में आया। ओला और उबर जैसी राइड हेलिंग ऐप दीदी को न्यूयॉर्क में आईपीओ के बाद भी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करा दिया। और फिर आता है फाइनल रेगुलेटरी झटका अगस्त 2021 में, जहां पर एडटेक सेक्टर जो चाइना में $100 बिलियन का सेक्टर था, उसको एक झटके में चाइना ने किल कर दिया अपने एक नए कानून की वजह से। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड। बट इन सब के बीच में एक सवाल आता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपने देश में चलते फिरते फलते फूलते स्टार्टअप और टेक बिजनेस को क्यों कुचलना चाहेगा? ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, जब आप रीजन जानोगे तो दंग रह जाओगे कि चाइना कितनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए बैठ लेता है और चाइना की स्ट्रैटेजी का लोहा भी मान जाओगे। चाइना को भले ही पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करे, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की एक कोर आइडियोलॉजी है सोशल इक्वालिटी, यानी समाज में हर वर्ग के लोगों के बीच में इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए। जब ये टेक जायंट्स बूम करने लग गए तो चाइना ने ये रियलाइज किया कि इनसेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड बिजनेस की वजह से उनकी सोसाइटी में वेल्थ डिवाइड बहुत तेजी से बढ़ रहा था और गरीब और तेजी से गरीब होता जा रहा था। चाइनीज गवर्नमेंट ने फटाक से एक पॉलिसी बनाई जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, स्टॉपिंग द डिसऑर्डरली एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल। यानी कि जैसे जैसे ये टेक कंपनीज बड़ी और मोनोपोलीज बनती जाएंगी, वो छोटी छोटी कंपनीज को कुचलते जाएंगी। दे विल स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर पब्लिक, दस दे विल क्रिएट अ ग्रेटर डिवाइड इन द सोसाइटी। तो फिर चाइना ने क्या किया? चाइना को यह भी डर था कि चाइना की मेजर टेक कंपनीज अब यूएस के स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने जा रही थी। चाइना अपने डेटा और प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहता है और इन कंपनीज का यूएस में लिस्ट होने का मतलब कि अब चाइनीज सिटीजन का डेटा, उनकी शॉपिंग पैटर्न्स, उनका बिहेवियर, उनका लोकेशन अब यूएस में भी होगा, जिससे वो चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना ये कभी भी नहीं होने दे सकता था, इसीलिए उसने अपने मेजर टेक कंपनीज के आईपीओ, जो आईपीओ होने वाले थे और जो लिस्ट हो चुके थे, ये दोनों को वापस खींच लिया एक झटके में और अपने डेटा और प्राइवेसी को कंट्रोल कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा रेगुलेटरी हथौड़ा पड़ा था एडटेक सेक्टर पे। जैसे इंडिया में आईआईटी जेईई, यूपीएससी, नीट पर इनसे लेवल पर कोचिंग चलती है और यहाँ के पेरेंट्स लाखों खर्च करते हैं कोचिंग में। एग्जैक्टली चाइना में भी गाँव एग्जाम के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग भेजने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, जिसको लेकर पेरेंट्स और बच्चे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी होते हैं। दिस फाइनेंशियल एंड सोसाइटल स्ट्रेस लेड टू अ मेजर बर्थ रेट ड्रॉप इन चाइना एंड चाइनीज गवर्नमेंट वर वरीड, क्योंकि बर्थ रेट 2020 में 8.7 से गिरकर 6.5 पे आ गया था एंड दिस वाज अ बिग रेड अलर्ट फॉर चाइनीज गवर्नमेंट। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। एजुकेशन कॉस्ट जिस तरीके से महंगी होती जा रही है, वो भविष्य दूर नहीं जहां पर आप अपने कई बच्चों में से डिसाइड करोगे कि किसको कॉलेज भेजना है और किसको नहीं भेजना है, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी अपने सारे बच्चों के लिए एजुकेशन अफोर्ड कर पाए, ये फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क और ब्लीक दिख रहा है। चाइना बच्चे और पेरेंट्स के ऊपर ये सोसाइटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करना चाहता था, इसलिए उसने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था डुअल रिडक्शन। इस पॉलिसी के दो ही गोल्स थे। पहला, बच्चों पर होमवर्क का बर्डन कम करो। दूसरा, पेरेंट्स के ऊपर से आफ्टर स्कूल ट्यूशन और कोचिंग का खर्चा कम करो। एक सेकंड के लिए पॉज ले लेते हैं और सोचते हैं, आज 2025 में एजुकेशन फीस इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हर पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस है। आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आएगी जिससे ये प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग की फीस के ऊपर कैपिंग लगाया जा सके ताकि ये मिडिल क्लास के पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर न पड़े? सोच के देखिए और बताइए जरा कि क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी कभी ला भी सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। Then came the day, July 24, 2021. China passed
its biggest regulatory rule. The law states all academic tutoring companies must immediately become नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जैसे इंडिया में फिजिक्स वाला अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े $billion एडटेक जाइंट्स बैठे हुए हैं, वैसे चाइना के जितने भी ऑनलाइन ट्यूटरिंग या फिर एडटेक स्टार्टअप्स हैं वो सारे के सारे नॉन प्रॉफिट बन जाएगी। यानी कि अब ये कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा सकती हैं। चाइना में एडटेक इंडस्ट्री $100 बिलियन का था। इमेजिन $100 बिलियन की इंडस्ट्री वैनिश्ड जस्ट इन वन नाइट। चाइना में टैल एजुकेशन एंड न्यू ओरिएंटल ये बहुत बड़े $multi-billion एडटेक जायंट्स और स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हैं। जैसे ही ये खबर आई कि दे विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट्स, विद इन 3-4 days देयर शेयर्स क्रैश्ड बाय 99%। नाउ ऑल द ट्यूटरिंग एंड कोचिंग कंपनीज वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग एनी प्रॉफिट्स। और इस नई पॉलिसी के तहत वीकेंड्स पर कोचिंग को भी बैन कर दिया गया था। डैमेज इतना डेवास्टेटिंग था कि मिलियंस ऑफ जॉब्स वर वैनिश्ड एंड $100 billion of wealth eroded just in few weeks time. There was bloodbath across the stock market. Even tech giants like Alibaba and Didi were down by 40 to 50% just in one day. But China and its communist government, उनको फर्क भी नहीं पड़ा। They didn't blink an eye. In fact, उन्होंने एक बहुत strong message दे दिया कि nothing comes before its citizen and the country. While the world was in utter shock, इसके पीछे का गेम समझ लेते हैं। देखो, China has always been the manufacturing king, लेकिन चाइना ने ऑब्जर्व किया कि उनका टॉप टैलेंट और टॉप अमाउंट ऑफ कैपिटल ये सारा इंटरनेट स्टार्टअप और बिजनेसेस के पीछे जा रहा था। जोमैटो, स्विगी और अनअकैडमी जैसी कंपनीज में लोग काम कर रहे थे जो कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, लेकिन फाउंडेशनल इनोवेशन कुछ नहीं कर रही थी सोसाइटी में। चाइना का मैसेज बहुत ही क्लियर था। वी डोंट नीड व्हाइट कॉलर टेक स्टार्टअप जॉब्स। वी डोंट वांट आवर students and citizens to make flashy apps and websites. We want hardcore R&D capabilities and innovations on the ground. देखो, चाइना ने ऑब्जर्व किया कि कई सालों से उनके मैक्सिमम यूथ इंटरनेट स्टार्टअप जैसे अलीबाबा और टेंसेंट को ज्वाइन करते, जहां पर वो फ्लैशी वेबसाइट और एप्स पे काम कर रहे थे। लेकिन China wanted something else. China grew from poverty to become the strongest nation on the earth on the back of manufacturing, shipping, innovating technologies, robotics, and overall hardcore R&D capabilities. This entire crackdown on tech startup was not just about common prosperity. It was not just about social equality. It was about redirecting the talent from these internet startups towards the R&D and innovation capability building. ये 2020 और 21 में चाइना ने किया था। आज 5 साल बीत चुके हैं इस चीज को। आइए देखते हैं कि चाइना का ये डिसीजन कितना फ्रूटफुल था उनके लिए। देखो, चाइना जानता था कि अमेरिका से अगर टक्कर लेना है या फिर अमेरिका से आगे जाना है तो ये फूड डिलीवरी और एडटेक स्टार्टअप से कुछ नहीं निकलने वाला है। उन्हें हार्डकोर टेक्नोलॉजीज जैसे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, चिप्स और क्लीन एनर्जी पर काम करना होगा, तब वो अमेरिका से टक्कर ले पाएंगे और अमेरिका से आगे बढ़ पाएंगे। ये क्रैकडाउन चाइना के हिसाब से एक बहुत पावरफुल तरीका था जिससे वो अपनी कंट्री की सारी यूथ, सारे टैलेंट को एक नए मिशन की ओर डायरेक्ट कर दें, जहां पर वो चाइना का फ्यूचर लिखेंगे। 5 साल हो गए इस बात को। डिड दिस मूव एक्चुअली वर्क फॉर चाइना? देखो, शॉर्ट टर्म में तो बर्बादी हुई। कुछ हफ्ते, कुछ महीने के अंदर $1.1 ट्रिलियन का वेल्थ इरोड हो गया। कंपनीज ने मैसिव ले ऑफ कर दिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम से चाइना में बढ़ गया और सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग खड़े हुए हैं। एडटेक इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। होमवर्क का प्रेशर अब बच्चे और पेरेंट्स पे कम हो चुका था और वीकेंड्स बच्चे अब फैमिली के साथ एंजॉय करने लगे थे। ओवरऑल चाइनीज फैमिलीज के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन अपने बच्चों को पढ़ाने का लेकर काफी कम हो चुका था। अब इससे बर्थ रेट ऊपर गई कि नहीं, 4 साल काफी कम होते हैं ये नंबर को आंकने के लिए। चाइना आज एडवांस माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग, AI मॉडल्स, नए LLM मॉडल्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो यूथ कल एक नया सोशल ऐप और डिलीवरी ऐप बनाने की सोचता था, आज वो नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है और इसका प्रूफ डेटा में है। 2023 में चाइना ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की खरीदारी में 14% का जंप देखा, जो एक रिकॉर्ड हाई है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि यूएस की तगड़ी सैंक्शंस के बावजूद चाइनीज कंपनीज ने एडवांस चिप जैसे 7 नैनोमीटर माइक्रोचिप्स बनाने की कैपेबिलिटी दिखा दी। इनफैक्ट हुआवे ने जब अपना ये 7 नैनोमीटर का चिप अनवील किया था पब्लिकली, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में हाहाकार मच गया था, क्योंकि चाइना को तो TSMC से चिप्स लेना और ASML से मशीन लेने के लिए यूएस ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। तो फिर चाइना ये चिप्स कैसे बना ले गया? वेस्टर्न वर्ल्ड वाज इन अटर शॉक एंड देयर वाज अ ह्यूज मेल्टडाउन। ऑल ऑफ इट वाज पॉसिबल बिकॉज 5 साल पहले चाइना ने अपने सारे टैलेंट को इन इंटरनेट स्टार्टअप से मोड़कर हार्डकोर R&D की ओर डायरेक्ट कर दिया था और 5 साल के अंदर ही चाइना ने 7 और 5
5 नैनोमीटर AI चिप्स बना लिए थे। The 2023 Stanford report shows that China has surpassed the US in the total number of AI research paper and patents. In fact, चाइना के DeepSeek और तमाम AI मॉडल्स ने गूगल के Gemini और OpenAI के GPT मॉडल्स को पानी पिला रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जांपल ले लेते हैं। 2023 के एंड आते आते BYD ने टेस्ला से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचना स्टार्ट कर दी थी और आज 2025 में चाइनीज EV कंपनीज के पास पूरे वर्ल्ड का 70% मार्केट शेयर है। बाय द वे, BYD एंड चाइना की EV कंपनीज कैसे पूरे वर्ल्ड की EV कंपनीज को टक्कर दे रही हैं, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं, तो आप देख लेना। देखो, इन सारी टेक इंडस्ट्रीज और बिजनेस के क्रैकडाउन के बाद बर्थ रेट में इजाफा हुआ कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन आज चाइनीज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ऊपर कम प्रेशर है और तो और वो सारा यंग यूथ टैलेंट फ्लैशी सोशल एप्स और वेबसाइट पे काम करता था, अब वो हार्डकोर R&D प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन ला रहा है। नंबर्स बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं कि कैपिटल, टैलेंट और R&D का क्लियर पिवट हुआ है इन सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में। चाइना तो अपनी लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी चाइना से कुछ सीख लेनी चाहिए? यस, हम डेमोक्रेसी हैं और चाइना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन चाइना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बावजूद भी हमेशा अपने सिटीजन्स के बारे में सोचता है और अपनी कंट्री को प्राथमिकता मानता है। क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ हार्डकोर कॉल्स लेने चाहिए ताकि इंडिया में भी R&D कैपेबिलिटीज बिल्ड हो सके? आज इंडिया अपने R&D कैपेबिलिटीज में शायद टॉप 50 नेशंस में भी नहीं आती होगी, एंड जब तक इंडिया R&D पर फोकस नहीं करता है तब तक हार्डकोर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा चाइना से मशीन लाकर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे। मैक्स टू मैक्स हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएंगे। एट प्रेजेंट हम फोर्थ हैं, फर्स्ट US एंड सेकंड चाइना। फर्स्ट और सेकंड की रेस में शायद इंडिया कभी नहीं जा पाएगा अगर कुछ हार्डकोर डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेती है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।